चलिए आज के इस डीप डाइव में गोता लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो सीधे तौर पर इस बात से जुड़े हैं कि हमारा दिमाग आखिर सीखता कैसे और चीजों को याद कैसे रखता है। सही कहा। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य द सिंगापुरियन ब्लूप्रिंट फॉर मास्टरिंग माइंड एंड मेमोरी के जो मूल सिद्धांत हैं उनको डिकोड करना है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। और ये पूरी चर्चा खास तौर पर उन छात्रों और सीखने वालों को ध्यान में रखकर की जा रही है जो पहली बार वो रटने की पुरानी आदत, मतलब जिसे रोट मेमोराइजेशन कहते हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं और सक्रिय रूप से सीखने की ओर, यानी एक्टिव लर्निंग की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अक्सर होता क्या है कि जब पढ़ाई की बात आती है ना, तो ज्यादातर लोग बस सिलेबस, नोट्स और किताबों के भारी बोझ तले दब जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी सारी जानकारी को दिमाग में कैसे डाला जाए। लेकिन आज का हमारा लक्ष्य इन बेहतरीन स्रोतों से कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके निकालना है, ताकि बिना थके पढ़ाई को वास्तव में स्मार्ट बनाया जा सके। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि जब हम दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे कि सिंगापुर का मॉडल, तो उनका पूरा नजरिया ही अलग है। मतलब उनका फोकस ज्यादा पढ़ने पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बात एकदम साफ हो जाती है। वहाँ छात्रों को दिन में 14-14 घंटे पढ़ने या किताबों में सिर गड़ाए रखने के लिए नहीं कहा जाता। तो फिर वो किस चीज पर जोर देते हैं? इसके बजाय उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि पढ़ाई के तरीके को वैज्ञानिक कैसे बनाया जाए। अगर इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो उनका असली लक्ष्य दिमाग को एक गोदाम की तरह इस्तेमाल करना नहीं है, जहां बस जानकारी ठूस दी जाए। हाँ, मतलब सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं। सही कहा। उनका असली मकसद है दिमाग की ट्रेनिंग करना। सीखना कोई मशीन की तरह काम करना नहीं, ये असल में सोचने के तरीके को विकसित करने की एक कला है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। हमारे स्रोतों में 5 प्रमुख विधियों का जिक्र किया गया है। हाँ, 5 विधियां हैं। अगर हम पहली विधि से शुरू करें, जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, मतलब रटने बनाम समझने की रणनीति। मुझे लगता है कि रटने की जो बीमारी है ना, वो सबसे ज्यादा गणित या साइंस जैसे विषयों में दिखती है। बिल्कुल, वहाँ ये बहुत आम है। एक आम छात्र अक्सर क्या करता है, वो बस फॉर्मूले को रट लेता है बिना समझे। हाँ, बिना समझे। जैसे a+b² का फॉर्मूला 10 बार रट लिया, एग्जाम में पेपर पर उगल दिया, और कुछ ही दिनों बाद अगर कोई पूछ ले तो दिमाग बिल्कुल खाली मिलता है। बिल्कुल। क्या यही वो रटने का गलत तरीका है जिससे बाहर निकलने की बात हो रही है? हाँ, और ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इस तरीके में जानकारी सिर्फ दिमाग की सतह पर तैरती रहती है। इसके विपरीत जो सिंगापुर तकनीक है, वो बिल्कुल अलग दिशा में काम करती है। वो कैसे? वहाँ जोर इस बात पर होता है कि जानकारी की जड़ तक जाया जाए। सिर्फ सतह पर तैरने से काम नहीं चलेगा। हर विषय और हर फॉर्मूले के पीछे का जो सिद्धांत है ना, उससे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसे लागू कैसे किया जाए? शोध के अनुसार इसके लिए पढ़ते समय 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। पहला सवाल, ये कॉन्सेप्ट असल में क्या समझाना चाहता है? मतलब उसका मूल विचार क्या है? बिल्कुल। और दूसरा सवाल, ये कॉन्सेप्ट वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है? ये दिलचस्प है। जैसे अगर कोई छात्र ज्यामिति या ज्योमेट्री पढ़ रहा है, तो सिर्फ क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं रटना है, बल्कि ये सोचना है कि अगर एक अजीब से आकार वाले कमरे में पेंट करवाना हो तो कितना पेंट लगेगा, ये कैसे निकालेंगे? और तीसरा सवाल क्या है? तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल ये है कि अगर फॉर्मूला या स्थिति को थोड़ा बदल दिया जाए तो इसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा? जैसे अगर कमरे की एक दीवार गोल हो जाए? एकदम सही। अगर दीवार गोल है तो क्या पुराना फॉर्मूला काम करेगा? जब इन 3 सवालों के आधार पर पढ़ाई की जाती है तो रटने की जरूरत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। क्योंकि अब सीखने वाला सिर्फ याद नहीं कर रहा है, वो समझ रहा है। बिल्कुल। ये सच में चीजों को देखने का नजरिया बदल देता है। अब दूसरी विधि की ओर बढ़ते हैं, एक्टिव रिकॉल टेक्निक, जिसे दिमाग की असली ट्रेनिंग कहा गया है। ये मेरी पसंदीदा विधि है। मुझे लगता है यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी छुपी है। अक्सर देखा जाता है कि छात्र घंटों तक किताब खोलकर बैठे रहते हैं और हर दूसरी लाइन को रंग बिरंगे पेन से हाईलाइट करते रहते हैं। हाँ, पीले, हरे, गुलाबी, हर रंग के पेन से। कई बार तो किताब कम और वो एक डिस्को बॉल ज्यादा लगती है, जिसमें सब कुछ चमक रहा होता है, और उन्हें लगता है कि उनकी बहुत तगड़ी पढ़ाई हो रही है। ये डिस्को बॉल वाली बात बहुत ही सटीक है।
ये जो घंटों किताब देखने और पूरी किताब को रंग देने की प्रक्रिया है, इसे लोग पढ़ाई मान लेते हैं। पर असल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिंगापुर तकनीक स्पष्ट रूप से कहती है कि किताब देखना पढ़ाई नहीं है। असली तकनीक है एक्टिव रिकॉल। तो इसमें करना क्या होता है? इसका मतलब है किताब को पूरी तरह से बंद कर देना और अपने दिमाग पर जोर डालना कि वो सीखी गई जानकारी को खुद खरोच कर बाहर निकाले। मतलब जानकारी को अंदर डालने से ज्यादा फोकस उसे बाहर निकालने पर होना चाहिए। हाँ, यही इसका मूल मंत्र है। इसे ऐसे समझिए, जैसे जिम में कसरत करना, पैसिव रीडिंग या हाईलाइट करना वैसा ही है जैसे किसी और को वजन उठाते हुए देखना और सोचना कि अपनी बॉडी बन रही है, जो कि नामुमकिन है। एकदम। एक्टिव रिकॉल असल में खुद वो भारी वजन उठाना है। इसमें दिमाग को पसीना आता है। स्रोत बताता है कि इसके लिए कुछ सवाल करने चाहिए। किस तरह के सवाल? जैसे अभी ठीक ठीक क्या पढ़ा गया, जो चैप्टर अभी खत्म हुआ उसके 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं, और सबसे दिलचस्प बात, अगर ये पूरा टॉपिक किसी ऐसे दोस्त को समझाना पड़े जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता, तो उसे आसान भाषा में कैसे समझाया जाएगा। यही रीड लेस और रिकॉल मोर का सिद्धांत है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, अगर कोई छात्र आज बहुत मेहनत करके किताब बंद करके एक्टिव रिकॉल कर भी ले, तो क्या वो अगले हफ्ते तक सब भूल नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अक्सर इसीलिए तो लोग एग्जाम से ठीक एक रात पहले पागलों की तरह रटते हैं, जिसे क्रैमिंग कहते हैं, ताकि अगले दिन तक तो कम से कम याद रहे। अगर रटना नहीं है तो जानकारी को लंबे समय तक टिकाए कैसे रखें? और यहीं पर हमारे स्रोत की तीसरी विधि की एंट्री होती है, स्पेस्ड रिपीटिशन, यानी सही समय पर रिवीजन करने का विज्ञान। ये कैसे काम करता है? वो जो एग्जाम से एक रात पहले रटने वाली बात है ना, विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग इस तरह से काम ही नहीं करता। उससे बाहर आते ही वो सब वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो स्पेस्ड रिपीटिशन क्या करता है? यह उस रिवीजन को एक ही दिन में ठूसने के बजाय उसे समय के एक निश्चित अंतराल में बांटने की तकनीक है। हाँ, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई छात्र पहली बार वाटर साइकिल यानी जल चक्र के बारे में पढ़ रहा है, तो वो इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए डे 1 या पहले दिन छात्र ने वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ा और एक्टिव रिकॉल के जरिए उसे समझा। ठीक है, पहला दिन हो गया। अब स्रोत में दिए गए पैटर्न के अनुसार उसे अगली बार इसे डे 3 यानी तीसरे दिन रिवाइज करना चाहिए। तीसरे दिन? हाँ, और तीसरे दिन उसे फिर से किताब नहीं खोलनी है, बल्कि खुद को टेस्ट करना है कि परसों मैंने क्या पढ़ा था। और अगर वो बीच का कुछ भूल गया तो? हो सकता है वो इवेपोरेशन भूल जाए, तब वो किताब देखकर उसे ठीक कर ले। इसके बाद अगला रिवीजन डे 7 यानी 7वें दिन होना चाहिए। डे 1, डे 3, डे 7 और फिर डे 15 यानी 15वें दिन। तो इससे फायदा क्या होता है? जब दिमाग को ठीक उस समय वो जानकारी याद दिलाई जाती है जब वो उसे भूलने वाला होता है, तो दिमाग समझ जाता है कि ओह, ये जानकारी बार बार आ रही है, मतलब ये बहुत जरूरी है। और फिर वो उसे सेव कर लेता है। हाँ, वो उस जानकारी को सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। तो मतलब मेहनत उतनी ही है, बस उसे सही समय पे बांटा गया है। बिल्कुल सही पकड़ा। अब अगर किसी ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक्टिव रिकॉल भी कर लिया और स्पेस्ड रिपीटिशन से उसे याद भी रख लिया, तो क्या बस अब आराम से बैठकर सीधे एग्जाम देने जाया जा सकता है? नहीं, यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। अच्छा? हाँ, और यही हमारी चौथी विधि काम आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म कर लेना और फिर बस परीक्षा के दिन का इंतजार करना एक औसत तरीका है। इससे तो सिर्फ ये पता चलेगा कि आपको जानकारी याद है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि उसका इस्तेमाल करना आता है या नहीं। एकदम सही। किसी साइकिल को चलाने की थ्योरी पढ़ लेना और असल में सड़क पर साइकिल लेकर उतरने में बहुत फर्क होता है। तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। स्रोत के मुताबिक थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग प्रकार के सवालों में लागू करना यानी अप्लाई करना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। छात्रों को ये देखना चाहिए कि जो फॉर्मूला उन्होंने अभी सीखा है वो किस तरह के सवालों में इस्तेमाल होता है, और अगर सवाल का पैटर्न बदल जाए तो अप्रोच क्या होगी। इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? इसका सीधा सा नियम है, रीड द कॉन्सेप्ट, अप्लाई द कॉन्सेप्ट और फिर सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यही वो चीज है जो दिमाग को तेज बनाती है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। अब आते हैं 5वीं और शायद आज के डिजिटल युग की सबसे जरूरी विधि पर, डीप फोकस स्टडी। हाँ,
क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती रटना नहीं है, बल्कि ध्यान का भटकना है। बिल्कुल। हर 5 मिनट में फोन की नोटिफिकेशंस देखना, सोशल मीडिया चलाना और फोकस का बार बार टूटना। बिना फोकस के तो ये ऊपर के चारों विधियां किसी काम की नहीं है। ये आज की तारीख में हर सीखने वाले की सबसे बड़ी समस्या है और इसका समाधान डीप फोकस में छिपा है। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? स्रोत में जिस तकनीक का जिक्र है वो काफी हद तक पोमोडोरो तकनीक पर आधारित है। ये पोमोडोरो नाम थोड़ा अजीब है, इसका मतलब क्या है? असल में पोमोडोरो इटालियन भाषा में टमाटर को कहते हैं। इस तकनीक को बनाने वाले ने एक टमाटर के आकार के किचन टाइमर का इस्तेमाल किया था, बस वहीं से इसका नाम पड़ गया। अच्छा, तो ये एक टाइमर की बात है। हाँ, इस तकनीक का सीधा सा मतलब है 25 मिनट पूरी तरह ध्यान लगाकर पढ़ना और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना। लेकिन स्रोत इसके लिए 3 बहुत ही सख्त नियम बताता है। वो 3 नियम क्या हैं? पहला नियम है डिस्ट्रैक्शन 0, यानी उन 25 मिनटों में फोन या तो पूरी तरह से साइलेंट होना चाहिए या फिर दूर रखा होना चाहिए। मतलब वो बस एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लूं वाला बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। दूसरा नियम है सिंगल टास्क रूल। एक समय पर दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक होना चाहिए। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। हाँ, हम इंसानों का दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। और तीसरा नियम है स्ट्रक्चर्ड स्टडी एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पढ़ाई की एक शांत जगह, साफ टेबल और स्पष्ट लक्ष्य कि अगले 25 मिनट में बस ये एक टॉपिक खत्म करना है। ये तीनों नियम अगर कोई सच में लागू कर ले तो 25 मिनट की वो पढ़ाई पूरे दिन किताब लेकर बैठे रहने से कई ज्यादा असरदार होगी। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब जब हमने इन 5 विधियों कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिपीटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डीप फोकस को समझ लिया है, तो चलिए इस पूरे सिस्टम का एक निचोड़ निकालते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ें तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग का अंतिम परिणाम क्या होता है? स्रोत में पैटर्न पहचानने की क्षमता, यानी पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल की बात की गई है, वो क्या है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा है। होता क्या है कि जब कोई छात्र लगातार क्यों और कैसे पर सवाल उठाना शुरू करता है, जैसे कि फॉर्मूला कैसे बना, तो उसका दिमाग सिर्फ जानकारी को स्टोर करने वाला गोदाम नहीं रह जाता। तो फिर वो क्या बन जाता है? इसके बजाय वो विभिन्न जानकारियों के बीच संबंध खोजना शुरू कर देता है। मान लीजिए किसी छात्र ने इतिहास के अलग-अलग युद्धों के बारे में पढ़ा। अगर वो रट रहा है तो वो सिर्फ तारीखें याद करेगा, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट समझ रहा है तो वो एक पैटर्न देखेगा कि ज्यादातर युद्धों के पीछे आर्थिक कारण थे या संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ थी। बिल्कुल, यहीं पर दिमाग एक पैटर्न रिकग्निशन मशीन बन जाता है। एक औसत छात्र और एक टॉपर के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है। वो कैसे? औसत छात्र सिर्फ अलग-अलग तथ्यों को देखता है, जबकि एक टॉप छात्र उन तथ्यों के बीच के छुपे हुए पैटर्न को देख लेता है और नई परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। दिमाग को एक डेटा स्टोरेज से अपग्रेड करके पैटर्न पहचानने वाली मशीन बनाना। हाँ, ये पूरी पढ़ाई का गेम बदल देता है। अब इसी बात से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था, एक्टिव रिकॉल बनाम पैसिव रीडिंग हैबिट। चलिए इन दोनों के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचते हैं। ये तुलना करना बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि पैसिव रीडिंग में इंसान सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्दों को देखता रहता है। ऐसा लगता है जैसे आंखें सिर्फ स्कैन कर रही हैं और दिमाग आराम की स्थिति यानी पैसिव मोड में है। हाँ, और पैसिव रीडिंग की सबसे खतरनाक बात यही है कि ये एक भ्रम पैदा करती है। भ्रम? कैसा भ्रम? जब किताब खोलकर पढ़ा जाता है तो सब कुछ बहुत परिचित और आसान लगता है। दिमाग कहता है हाँ, ये तो मुझे आता है। लेकिन जब एग्जाम में वही सवाल आता है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि उसने असल में कुछ सीखा ही नहीं था। बिल्कुल, इसके एकदम विपरीत है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल दिमाग को एक्टिव मोड में लाता है, जहां किताब बंद कर दी जाती है। हाँ, जब किताब बंद होती है तो दिमाग के पास कोई सहारा नहीं होता, उसे मजबूर होकर उस जानकारी को खुद ढूंढकर बाहर निकालना पड़ता है। ये तो एक भारी वजन उठाने जैसी कसरत हो गई। एकदम। इसमें शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, लेकिन यही वो कसरत है जो वास्तव में याददाश्त को कई गुना मजबूत बनाती है। मतलब पैसिव रीडिंग से सिर्फ भ्रम पैदा होता है कि पढ़ाई हो रही है, जबकि एक्टिव रिकॉल वास्तव में असर दिखाता है। सही कहा। आराम से पढ़ना एक धोखा है और खुद को टेस्ट करके याद करने की कोशिश करना ही असली पढ़ाई है। बहुत ही शानदार। चलिए अब इस गहन चर्चा को समेटते हुए हम बातों को बस हवा में नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, हमें कुछ व्यावहारिक कदम देने चाहिए।
जो भी सीखने वाले इस कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए कल सुबह से ही उठाए जा सकने वाले 3 ठोस कदम तय करते हैं। ये बहुत मददगार होगा। कदम नंबर 1, कल सुबह जब भी पहली किताब खोली जाए तो किसी भी थ्योरी को रटने से पहले एक पल रुककर पूछा जाए, ये कॉन्सेप्ट असल में क्या समझाना चाहता है। मतलब रटने से पहले रुकना और सोचना। हाँ। कदम नंबर 2, उस सीखे गए कॉन्सेप्ट को कागज पर लिखकर सोचा जाए कि इसका वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में कहां और कैसे इस्तेमाल हो सकता है। थ्योरी को प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ना। बिल्कुल। और कदम नंबर 3, खुद को एक चुनौती दी जाए। अगर इस कॉन्सेप्ट की स्थिति या फॉर्मूला बदल दिया जाए तो क्या इसका लॉजिक फिर भी काम करेगा। ये 3 कदम किसी के लिए भी रटने की उस पुरानी आदत से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। एकदम सही। ये कदम तुरंत लागू किए जा सकते हैं। और इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं स्रोत से जुड़ी एक बहुत ही गहरी बात सबके सामने रखना चाहूंगी। बताइए। स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट विचार सामने रखता है कि एक औसत छात्र ज्यादा पढ़ता है, लेकिन एक टॉप छात्र ज्यादा सोचता है। ये बहुत गहरी बात है। तो अंत में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वर्तमान में जो शिक्षा प्राप्त की जा रही है वो सिर्फ आंखें खोलकर पढ़ने की ट्रेनिंग दे रही है या फिर किताब बंद करके सोचने की। क्या बात है, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। क्या हम सिर्फ पढ़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं या सोचने की? इसी गहरे विचार के साथ हमारी आज की एक गहन चर्चा यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि इन स्रोतों का ये विश्लेषण पढ़ाई के तरीकों को स्मार्ट बनाने में मददगार साबित होगा। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।